कल्पना कीजिए, मतलब एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, 1 या 2 बार नहीं, पूरे 10 बार खारिज कर दिया। और 10 बार, ये तो सच में। हाँ, 10 बार। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसने अपने करियर की शुरुआत में KFC में एक छोटी सी नौकरी के लिए आवेदन किया, तो जितने भी लोगों ने उस दिन इंटरव्यू दिया था उनमें से सिर्फ उसी एक अकेले व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब स्कूल की परीक्षाओं में भी वो इंसान कई बार फेल हुआ। बिल्कुल, किसी भी आम इंसान के लिए तो इतनी सारी विफलताएं, मतलब ये यकीन दिलाने के लिए काफी है कि वो किसी काम का नहीं है ना? सही कहा। लेकिन तो आज की इस गहन चर्चा में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विफलता की इन टूटी हुई ईंटों से कोई व्यक्ति अली बाबा जैसी अरबों डॉलर की इमारत आखिर कैसे खड़ी कर सकता है। और आज हम आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर, द जैक मा फिलॉसफी से जुड़े नोट्स और स्रोतों पर एक बहुत ही विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, और मैं कहूँगा कि ये विश्लेषण बहुत सामयिक है। बिल्कुल। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ एक और मोटिवेशनल कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उस असली मानसिकता को डिकोड करना है जो शून्य से शुरू करके भविष्य का निर्माण करती है। एक व्यावहारिक रणनीति कह सकते हैं। देखिए, ये डिकोड करना आज के समय में बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ सूचनाओं का भारी शोर है। मतलब लोगों पर सफल होने का एक अजीब सा, एक बहुत ही घुटन भरा दबाव है। जब हम जैक मा के इस पूरे दर्शन को पढ़ते हैं तो ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं लगता। कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में इंसानी मनोविज्ञान और काम करने के तरीके का एक बहुत ही व्यावहारिक, बल्कि कहूं तो थोड़ा कठोर विश्लेषण है। ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क है जो महसूस करते हैं कि वे जिंदगी की रेस में पीछे छूट रहे हैं, या जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत आखिर कहां से की जाए। इस फ्रेमवर्क की शिनवाकी एक बहुत गहरे झटके के साथ होती है। मतलब विकास या ग्रोथ को लेकर जो हमारी बुनियादी समझ है उस पर ही सवाल उठाया गया है। बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि विकास का मतलब है अच्छे नंबर लाना, एक बड़ी सी डिग्री लेना और फिर एक सुरक्षित नौकरी पा लेना। हाँ, एक सेट पैटर्न है समाज का। बिल्कुल, एक सेट पैटर्न। लेकिन यहाँ जो नजरिया सामने आता है वो इस पूरी सोच को ही एकदम पलट देता है। यहाँ ग्रोथ को मार्कशीट से नहीं बल्कि रोजाना होने वाले बदलाव से मापा गया है। मैं जब इसे पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये कितना अलग नजरिया है। सच में। और इस बदलाव का पैमाना बहुत ही सीधा और स्पष्ट है। जैक मा के सोचने का तरीका यह है कि अगर कोई इंसान आज बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो कल था, मतलब अगर उसकी सोच में, उसकी जानकारी में या उसके काम करने के तरीके में कोई नयापन नहीं आया है, तो वो असल में अपना समय बर्बाद कर रहा है। मतलब वो स्थिर नहीं है, वो पीछे जा रहा है। एकदम सही। तकनीकी रूप से बैठी तो दुनिया हर सेकंड, हर पल बदल रही है। अगर हम अपनी जगह पर स्थिर खड़े हैं तो हम बस खड़े नहीं हैं, हम असल में पीछे की तरफ खिसक रहे हैं। विकास का मतलब कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन अपनी जानकारी और अपनी क्षमताओं में बस एक छोटा सा नया प्रतिशत जोड़ना। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमारे नोट्स में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है, एक पेड़ का। मतलब अगर हम प्रकृति को करीब से देखें तो एक पेड़ कभी भी बढ़ना नहीं छोड़ता, है ना? हाँ, पेड़ का उदाहरण बहुत ही सटीक बैठता है यहाँ। चाहे मौसम कितना भी खराब क्यों ना हो, आंधी आए, तूफान आए या यहाँ तक कि कोई उसकी शाखाएं भी काट दे, फिर भी पेड़ हार नहीं मानता। वो अपनी जड़ों को और गहरा कर लेता है या किसी नई दिशा में मुड़कर सूरज की रोशनी ढूंढ ही लेता है। इंसान का विकास भी इसी जैविक नियम पर काम करना चाहिए। बिल्कुल। जीव विज्ञान हमें बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी समस्या आती है। मुझे लगता है कि पेड़ को फेल होने का डर नहीं होता है ना, इंसान को होता है। विफलता का डर ही है जो इंसान को कोई भी नया कदम उठाने से रोक देता है। और इसी डर के मनोविज्ञान को तोड़ने के लिए हमारे स्रोत में साइकिल सीखने का उदाहरण दिया गया है, जो बहुत काम आता है। देखिए, जब कोई इंसान पहली बार साइकिल पर बैठता है तो उसका गिरना लगभग तय है। कोई भी पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। हाँ, वो गिरेगा, घुटने छिलेंगे, शायद दूसरी और तीसरी बार भी गिरेगा। लेकिन इस गिरने की प्रक्रिया में असल में हो क्या रहा है? इंसान का दिमाग और उसका नर्वस सिस्टम ये डेटा इकट्ठा कर रहा होता है कि क्या नहीं करना है। अरे वाह, ये नजरिया तो बहुत दिलचस्प है। मतलब गिरने से भी डेटा मिल रहा है। बिल्कुल। संतुलन कैसे नहीं बिगड़ता है, ये सीखने के लिए संतुलन का बिगड़ना बहुत जरूरी है। इसे ही फॉलिंग फॉरवर्ड यानी आगे की ओर गिरना कहते हैं। हर विफलता के साथ दिमाग उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है जो काम नहीं कर रहा है, और
यही चीज उसे सही रास्ते की ओर, संतुलन की ओर ले जाती है। ये साइकिल वाला उदाहरण सुनकर मुझे कॉर्पोरेट दुनिया का एक बहुत ही मशहूर नारा याद आ रहा है। आपने भी सुना होगा, फेल फास्ट, यानी जल्दी फेल हो जाओ। हाँ, स्टार्टअप्स में तो ये बहुत आम है। स्टार्टअप्स की दुनिया में लोग अक्सर इसे बहुत गर्व से कहते हैं, लेकिन मुझे इस पर थोड़ी उलझन होती है। क्या ये फेल फास्ट का मंत्र थोड़ा खतरनाक नहीं है? मतलब लोग बस बिना सोचे समझे काम करें और कहें कि अरे मैं तो फेल फास्ट कर रहा हूँ। समझ रहा हूँ आपकी बात। तो हम ये कैसे तय करें कि लोग इसके चक्कर में बस आंखें बंद करके बार बार एक ही दीवार से अपना सिर तो नहीं टकरा रहे हैं? ये बहुत ही शानदार पॉइंट उठाया आपने। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। सिर्फ फेल होना कोई उपलब्धि नहीं है। वही तो। जैक मा के दर्शन में जो सबसे अहम कड़ी है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो है आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दीवार से सिर टकराना तब तक ठीक है जब तक आप पहली बार टकरा रहे हैं। पहली बार गलती करना ठीक है, लेकिन टकराने के बाद रुकना और ये सोचना कि अरे मैं क्यों टकराया, क्या मुझे इस दीवार को तोड़ना चाहिए या इसके ऊपर से कूदना चाहिए या फिर रास्ता ही बदल लेना चाहिए, ये असली काम है। मतलब उस विफलता से सीखना जरूरी है। बिल्कुल। जो इंसान हर विफलता के बाद रात को सोने से पहले खुद से ये नहीं पूछता कि आज मैंने क्या सीखा, मेरी रणनीति में क्या खराबी थी, वो इंसान फेल फास्ट नहीं कर रहा है, वो बस अपनी मूर्खता को दोहरा रहा है। विफलता तभी एक उपयोगी टूल बनती है जब उसके साथ एक गहरा विश्लेषण जुड़ा हो। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ गलतियां करना काफी नहीं है, उन गलतियों का डेटा प्रोसेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब लोग फेल होते हैं तो अक्सर उनका दिमाग एक बहुत ही अलग तरह का रक्षात्मक खेल खेलने लगता है। हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। सही कहा। वे डेटा प्रोसेस नहीं करते, वे बस बहाने ढूंढते हैं। जैसे मैं इसलिए फेल हुआ क्योंकि मेरी किस्मत ही खराब थी, या सरकार की नीतियां मेरे पक्ष में नहीं थीं, या फिर मेरे पास तो शुरुआत करने के लिए पैसे ही नहीं थे। बिल्कुल। बहाने बनाना इंसानी दिमाग का सबसे आसान शॉर्टकट है ना? जब हम किसी और चीज पर दोष मढ़ देते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत खुद को बेहतर महसूस कराने लगता है कि चलो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। एक तरह की झूठी तसल्ली। हाँ, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। देखिए, दुनिया को, समाज को या बाजार को इन बहानों की कोई परवाह नहीं है। जैक मा की कहानी यही सिखाती है कि जीवन बहुत ही निर्मम हो सकता है। जीवन निष्पक्ष नहीं होता हमेशा। एकदम सही। अगर जीवन ने ताश के खेल में किसी को बहुत खराब पत्ते बांटे हैं तो रोने से या पत्ते बांटने वाले को गालियां देने से पत्ते नहीं बदल जाएंगे। सफल होने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता कि पत्ते कितने खराब हैं, वो बस ये सोचता है कि इन खराब पत्तों के साथ भी सबसे बेहतरीन चाल कैसे चली जा सकती है। बहुत ही गहरी बात है ये। और यहीं से हम उस विषय पर आते हैं जो शायद इस पूरे दर्शन का सबसे विवादास्पद और दिलचस्प हिस्सा है, पैसे और वैल्यू यानी उपयोगिता की बात। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है इस पूरे विश्लेषण का। जैक मा का एक बहुत ही बेबाक विचार सामने आता है हमारे नोट्स में। वे कहते हैं कि अगर आप किसी काम के नहीं हैं तो पैसा बहुत उबाऊ चीज है। मतलब उन्होंने सफलता को बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि इस बात से जोड़ा है कि इंसान कितना वैल्यूएबल है। हाँ, और इसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक अमीर आदमी का दार्शनिक बयान नहीं है, बल्कि ये वेल्थ क्रिएशन यानी संपत्ति बनाने का एक बुनियादी कोर आर्थिक नियम है। लेकिन देखिए, यहीं पे मैं थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगी। मतलब एक अरबपति के लिए जिसके पास पहले से ही सब कुछ है, ये कहना बहुत आसान लगता है कि पैसा बोरिंग है। बिल्कुल। लेकिन जरा उस इंसान के नजरिए से सोचिए जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, घर के किराए के लिए या बच्चों की स्कूल फीस के लिए संघर्ष कर रहा है। उसके लिए तो पैसा ही सबसे बड़ी सच्चाई है ना? क्या ये विचार आम लोगों के लिए थोड़ा अव्यावहारिक नहीं है? ये सोचना बहुत आम बात है और आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। जब बुनियादी जरूरतें पूरी न हो रही हों तो जाहिर है पैसा ही सब कुछ लगता है। लेकिन जैक मा पैसे के महत्व को कम नहीं कर रहे हैं। तो फिर उनका मतलब क्या है? वे असल में पैसे तक पहुंचने के तरीके, उस मैकेनिज्म को समझा रहे हैं। देखिए, अगर कोई इंसान सुबह उठकर सिर्फ ये सोचेगा कि मुझे आज पैसा कमाना है, तो वो शायद कुछ समय के लिए पैसा कमा भी ले, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। उनका संदेश ये है कि पैसा कभी भी हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा हमेशा एक बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट,
मतलब किसी और मुख्य चीज का परिणाम? बिल्कुल। जब ऊर्जा लोगों की समस्याएं सुलझाने में लगाई जाती है, समाज में कुछ नया और बेहतर बनाने में लगाई जाती है, यानी जब वैल्यू क्रिएट की जाती है, तो लोग उस वैल्यू के बदले में पैसा देते हैं। अच्छा, तो पैसा एक तरह का इनाम है। एकदम सही। पैसा असल में उस उपयोगिता का इनाम है जो समाज को दी गई है। अगर कोई इंसान बहुत उपयोगी है, अगर वो किसी बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है, तो पैसा और सफलता झक मारकर उसके पीछे आएंगे। इसलिए साला फोकस पैसे पर नहीं, बल्कि खुद को ज्यादा उपयोगी बनाने पर होना चाहिए। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का तरीका पूरी तरह बदल देता है। पैसे के पीछे भागने के बजाय खुद की कीमत बढ़ाने पर फोकस करना। लेकिन खुद को उपयोगी बनाने के लिए सिर्फ अकेले कमरे में बैठकर मेहनत करना ही काफी नहीं है, है ना? हमारे विश्लेषण में संगत यानी आसपास के लोगों का बहुत बड़ा रोल बताया गया है। हाँ, संगत का असर तो होता ही है। एक पुरानी कहावत भी है ना, मुझे अपने दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। मनोविज्ञान में एक बहुत मशहूर कॉन्सेप्ट है कि हम उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इंसान स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के माहौल को कॉपी करता है। तो अगर आसपास के लोग नकारात्मक हों तो बस, अगर कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच रहता है जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो आलसी हैं या जिनकी सोच नकारात्मक है, तो धीरे धीरे उसका अपना दिमाग भी उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। और इंसान को पता भी नहीं चलता। बिल्कुल पता नहीं चलता। वो खुद कब बहानों की दुनिया में डूब जाता है, उसे खबर ही नहीं होती। इसीलिए ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम है कि अपने आसपास हमेशा ऐसे लोगों को रखा जाए जो मेहनती हों, जो ज्यादा स्मार्ट हों और जो हर दिन बेहतर बनने की चुनौती दें और मेंटर्स की तलाश करें। और शायद यही कारण है कि सही मेंटर की अहमियत इतनी ज्यादा होती है। लेकिन अच्छे लोगों के साथ रहने के अलावा काम करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। यहाँ स्रोत में एक बहुत ही क्लासिक एनालॉजी सामने आती है, कुल्हाड़ी वाला उदाहरण। हाँ, कुल्हाड़ी वाला मतलब अगर पेड़ काटना है तो एक इंसान वो है जो तुरंत कुल्हाड़ी उठाता है और पसीने से लथपथ होकर बस पेड़ पर वार करने लगता है, और दूसरा वो है जो पहले 30 मिनट तक शांति से बैठकर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है। और यही हार्ड वर्क बनाम स्मार्ट वर्क का सबसे सटीक अंतर है। देखिए, कड़ी मेहनत बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिना सही दिशा और रणनीति के की गई मेहनत सिर्फ इंसान को थकाती है, वो मंजिल तक नहीं पहुंचाती। कुल्हाड़ी की धार तेज करने का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है सोचने के लिए समय निकालना, योजना बनाना और अपने औजारों को यानी अपनी स्किल्स को अपडेट करते रहना। अरे वाह, ये अपडेट वाली बात सुनकर मुझे एक और चीज याद आ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फोन या कंप्यूटर में किसी भारी सॉफ्टवेयर को चलाने से पहले उसका सिस्टम अपडेट इंस्टॉल करना। क्या बात है, बहुत बढ़िया तुलना है ये। है ना? जब सिस्टम अपडेट हो रहा होता है तो स्क्रीन पर बस एक लोडिंग बार दिखता है, लगता है कि काम रुका हुआ है, समय बर्बाद हो रहा है, हम सोचते हैं कि यार जल्दी हो जाए बस। लेकिन एक बार जब वो अपडेट पूरा हो जाता है तो वही फोन बहुत तेजी से और बिना अटके काम करता है। सच में बहुत बेहतरीन एनालॉजी है ये। और अगर हम इसे आज के माहौल से जोड़ें तो आज हर तरफ हसल कल्चर का शोर मचा हुआ है। युवाओं को लगता है कि अगर वे दिन में 18-18 घंटे काम नहीं कर रहे हैं तो वे रेस में पीछे छूट जाएंगे। हाँ, सबको बस भागना है। और वे कर क्या रहे हैं? वे बस बिना अपडेट किए पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर 20 भारी ऐप्स एक साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और नतीजा वही होता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, वे बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं। बिना सोचे समझे की गई मेहनत कभी भी सफलता की गारंटी नहीं होती। रणनीति बनाना और सोचने के लिए समय निकालना कभी भी समय की बर्बादी नहीं है। और रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है संचार यानी कम्युनिकेशन। अक्सर लोग कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना या भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना समझ लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल, लेकिन इस फिलॉसफी में इसे एकदम अलग तरह से देखा गया है। हाँ, क्योंकि देखिए, अगर कोई दुनिया का सबसे चतुर इंसान भी है लेकिन अपनी बात दूसरों तक ठीक से पहुंचा ही नहीं सकता, तो उस बुद्धिमानी का कोई फायदा नहीं है। कोई मतलब नहीं उसका। संचार का असली अर्थ है ये सुनिश्चित करना कि सामने वाला आपकी बात को ठीक उसी तरह समझे जिस तरह से आप उसे समझाना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा बोलना नहीं बल्कि सुनना है। सुनना। हाँ, एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो पहले सामने वाले की जरूरत और उसकी मानसिकता को ध्यान से सुनता है
और फिर अपनी बात को पूरी स्पष्टता और सरलता के साथ रखता है। तो अगर हम यहाँ तक की बातों को एक साथ जोड़ें, मतलब हर दिन सीखना है, फेल होने के बाद सही डेटा प्रोसेस करना है, बहाने छोड़कर वैल्यू बनानी है, सही लोगों के साथ रहना है और बिना सोचे समझे कुल्हाड़ी नहीं चलानी है। बिल्कुल, यही सार है इसका। लेकिन इन सब चीजों को लंबे समय तक, मतलब सालों साल कैसे जारी रखा जाए? यहीं पर संसाधनों के प्रबंधन यानी रिसोर्स मैनेजमेंट की बात आती है, और इसमें सबसे पहला नाम है स्वास्थ्य, जो कि सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है आज के जमाने में। हाँ, खासकर युवावस्था में लोगों को लगता है कि उनका शरीर तो बस लोहे का बना है। हाँ, उन्हें लगता कुछ नहीं होगा। वे नींद की कुर्बानी देते हैं, खराब जंक फूड खाते हैं और सोचते हैं कि वे अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं और समय बचा रहे हैं। लेकिन जीव विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। शरीर एक बही खाते की तरह है, एक लेजर है जो हर चीज का हिसाब रखता है। हर रात की नींद का हिसाब। बिल्कुल। अगर सफलता हासिल करने के बाद व्यक्ति अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, तो उस करोड़ों की संपत्ति का आखिर क्या फायदा? स्वास्थ्य वो बुनियादी ढांचा है जिस पर भविष्य की पूरी इमारत खड़ी होनी है। इसे इग्नोर करना बेवकूफ़ी है। ये बात सच में बहुत झकझोरने वाली है। और शरीर के साथ साथ एक और चीज का प्रबंधन बहुत जरूरी बताया गया है, वो है धन की बचत यानी सेविंग्स। और यहाँ भी एक बहुत बड़ा भ्रम देखने को मिलता है। हाँ, बचत को लेकर तो बहुत गलतफहमियां हैं। लोग अक्सर कहते हैं जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी या जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तब मैं बचत करना शुरू करूंगा। और वो कल कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। बचत का असली विज्ञान पैसे की मात्रा में नहीं है, बल्कि कंपाउंडिंग और समय में छुपा है। देखिए, जब कोई जल्दी बचत करना शुरू करता है, चाहे वो रकम कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो वो असल में अपने लिए भविष्य की आजादी खरीद रहा होता है। मतलब वो सिर्फ पैसे नहीं जमा कर रहा। नहीं, ये सिर्फ एक बैंक बैलेंस नहीं है। ये वो सुरक्षा जाल है, वो सेफ्टी नेट है जो इंसान को भविष्य में बड़े जोखिम उठाने या नए अवसर आजमाने की हिम्मत देता है। जिसके पास बैकअप नहीं है, वो हमेशा डर डर कर ही फैसले लेगा। सही कहा, डर हमेशा बना रहता है। और ये जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा वाली सोच हमें एक और बहुत बड़े मानसिक जाल की तरफ ले जाती है, और वो है परफेक्ट समय का भ्रम। द परफेक्ट टाइम। ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना, कि इंसान का दिमाग हमेशा ये महसूस करता है कि उसके पास अनंत समय है। लोग अक्सर कहते हैं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब शुरू करूंगा, या जब सब कुछ बिल्कुल सही सेट हो जाएगा तब अपना आइडिया दुनिया के सामने लाऊंगा। मनोविज्ञान की भाषा में इसे टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। लेकिन असल में ये परफेक्ट समय का इंतजार कुछ और नहीं, बल्कि विफलता का डर है। डर? कैसे? इंसान का दिमाग अनिश्चितता से नफरत करता है। उसे सब कुछ कंट्रोल में चाहिए। इसलिए वो परफेक्शन के बहाने चीजों को टालता रहता है कि जब सब ठीक होगा तब करूंगा। लेकिन कड़वा सच ये है कि तारे कभी भी एक सीध में नहीं आते। परफेक्ट समय कभी नहीं आता। कभी नहीं। अगर हम जैक मा की ही बात करें तो अली बाबा की शुरुआत इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। हाँ, जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उनके पास क्या था? ना तो कोई बहुत बड़ा निवेश था, ना ही टेक्नोलॉजी का कोई गहरा बैकग्राउंड था। बिल्कुल। और ना ही उनके पास कोई बहुत बड़े राजनीतिक या व्यापारिक संपर्क थे। यहां तक कि आसपास के लोगों ने उन्हें पागल कहा था। सच में? हाँ, लोगों ने कहा कि एक आम सा अंग्रेजी का टीचर इंटरनेट की दुनिया में क्या क्रांति लाएगा। सोचिए, अगर उन्होंने ये सोचा होता कि जब मेरे पास सिलिकॉन वैली जैसी फंडिंग आ जाएगी या जब मुझे कोडिंग की पूरी समझ हो जाएगी तब मैं अली बाबा शुरू करूंगा, तो क्या होता? तो अली बाबा कभी वजूद में ही नहीं आता। एग्जैक्टली, अली बाबा बनता ही नहीं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि बिना पूरी तरह तैयार हुए भी बस शुरुआत कर देना। बस शुरुआत कर देना। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब आपको घर से निकलने के लिए इस बात का इंतजार नहीं करना है कि शहर के सारे ट्रैफिक सिग्नल्स एक साथ हरे हो जाएं, है ना? बिल्कुल। आप गाड़ी निकालते हैं और जो सिग्नल लाल होता है वहां रुक के इंतजार करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और रास्ते की मुश्किलें आपको रास्ते में ही सुलझानी होती हैं। और यही वो जगह है जहां इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा निष्कर्ष निकल कर आता है। इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो है पूरी जिम्मेदारी लेना, एक्सट्रीम ओनरशिप। आपका जीवन, आपकी सफलता, आपकी विफलता, ये सब पूरी तरह से आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये एक ऐसी बात है जिसे स्वीकार करना सच में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि कोई और हमारे हिस्से का संघर्ष कर ले या कोई और हमें बचा ले। लेकिन हकीकत बहुत अलग है। कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी और के सपनों के लिए कभी नहीं लड़ेगा।
माता पिता एक हद तक सहारा दे सकते हैं, शिक्षक रास्ता दिखा सकते हैं, मेंटर दिशा दे सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना खुद ही पड़ता है। कदम तो खुद ही बढ़ाने होंगे। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो वो उसकी अपनी मेहनत है, और अगर वो विफल होता है तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। जब तक कोई व्यक्ति इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से गले नहीं लगाता, तब तक वो सिर्फ परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा और जैक मा के इस पूरे मानसिक मॉडल को समझने के बाद एक बहुत ही तीखा और आत्मा को झकझोर देने वाला सवाल सामने आता है। कौन सा सवाल? जब हम अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होंगे, जब हम पीछे मुड़कर अपनी इस यात्रा को देखेंगे, तो क्या हम पूरी ईमानदारी से खुद से ये कह पाएंगे कि क्या मैंने वाकई में एक अर्थपूर्ण जिंदगी जी, या मैं सिर्फ एक मशीन की तरह इस दुनिया में सांस लेता रहा और बस अस्तित्व में रहा? क्या बात है। और उस गहरे सवाल का जवाब इस बात से तय नहीं होगा कि इंसान आज से 10 साल बाद क्या करेगा, बल्कि इस बात से तय होगा कि वो आज और अभी क्या फैसले ले रहा है। हम बिल्कुल अभी इसी पल। जीवन रातों रात नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब कोई हर एक दिन लगातार अपने विकास, अपनी सोच और अपने बहानों को चुनौती देता है। बिल्कुल। तो इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए सोचने वाली बात यह है, जैक मा कहते हैं कि अगर आज कोई व्यक्ति बिल्कुल वही इंसान है जो वो कल था, तो वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। सही बात है। तो कल सुबह उठकर कोई भी इंसान वो कौन सा एक छोटा सा बिल्कुल नया काम कर सकता है, चाहे वो कोई एक नई चीज सीखना हो, अपने किसी पुराने डर का सामना करना हो, या किसी जटिल समस्या का नया समाधान खोजना हो, जो ये पक्का कर दे कि वो अब कल वाला इंसान नहीं रहा। विकास का ये चुनाव हमेशा व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। बहुत ही विचारणीय बात है ये, सच में। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और हर दिन आगे बढ़ते रहिए।